हेलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ बोल रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से हमको मास और लेंथ का डायमेंशन डिराइव करना है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के। तो इस तरह के टेक्निक्स हमने देखे थे। तो मास को डिराइव करना है बाय टेकिंग प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सम कांस्टेंट इनटू h पावर a, स्पीड ऑफ लाइट पावर b और g पावर c। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज एनर्जी इंटू टाइम लिख सकते हो। तो एनर्जी का ml² t-2 इंटू टाइम t-1 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ml² t-1 हो जाएगा। फॉर ए स्पीड ऑफ लाइट LT-1 होल पावर b, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। सो आप डिराइव कर सकते हो बिकॉज F = g/m²। तो g का यूनिट डिराइव करके आप MLT फॉर्म लिख सकते हो। तो आपका MLT फॉर्म हो जाएगा m-1 L⁻³ t-2। ओके, इसके पावर c है। तो अब इसके पावर्स को कंपेयर करके हमको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर m⁻1 है, L⁻0 है, t⁻0 है। तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m1 = इस पे पावर क्या हो गया 1 a, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है -c, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलर पावर्स ऑफ l को कंपेयर करते हैं तो 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2a b और 3c। तो 0 = 2a + b + 3c, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। नाउ कंपेयर द पावर्स ऑफ टाइम। तो t के पावर 0 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में -a -b -2c, -a -b -2c, ये इक्वेशन 3। तो हमको सॉल्व करना है a b c, तीनों को सॉल्व करने के तो आपको पावर्स आएंगे। तो मैं 2 और 3 को अगर ऐड कर दूँ, 0 + 0 0 ही रहेगा, 2a - a + a हो जाएगा, b - b कट जाएगा, 3c - 2c + c। तो यहाँ से इनको ऐड करने से आ रहा है a + c = 0, और हमारा पहला इक्वेशन है a - c = 1। अब दोनों को रिजॉल्व करो, तो यहाँ से a = -c है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 2a = 1 आएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आएगी। सॉल्विंग 2 इक्वेशंस, दिस वन एंड इक्वेशन 4 और 1 को सॉल्व करो तो आपको a और c की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, दैट इम्प्लाइज c की वैल्यू -1/2। अगर ये दोनों आ गए, इसको इक्वेशन 3 में प्लग कर दो तो आपको बाकी टर्म्स भी आ जाएंगे। तो इसमें प्लग करके देखते हैं, तो आपको आ जाएगा a की वैल्यू -1/2 इधर आके +1/2 इधर आके -1/2, और ये 2c। तो या b को उधर ले लो डायरेक्टली, b = -a -2c, तो -1/2 -2 × -1/2 ऐसा हो जाएगा क्या? यस। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 1/2, 1 - 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 1/2। तो b के पावर 1/2 है, मतलब मास को लिख सकता हूँ h के पावर 1/2, c के पावर 1/2 और g के पावर -1/2, √hc/g, ऐसा कुछ हो जाएगा विथ सम कांस्टेंट। ओके, वो कांस्टेंट हमको नहीं पता। तो इस तरह का फॉर्मेट आप देखो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1 मैच होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली मास को रिप्लेस करके लेंथ = h⁻a, c⁻b, g⁻c करोगे तो कुछ फॉर्मेट से आप इक्वेशन बनाओगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शंस मैच होते हुए नहीं दिखेंगे। यू विल गेट डिफरेंट पावर्स फॉर देम। ओके, सो इफ़ यू सॉल्व फॉर दैट यू विल गेट लेंथ जो है वो h, c और g पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आप ऐसे ही डिराइव करेंगे, पावर a b c डिराइव करेंगे, तो वो ऑप्शन 3 और 4 से मैच होता हुआ नहीं दिखेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जेई का एडवांस का पेपर होता तो मल्टी कैरेट में दूसरा ऑप्शन भी सही देता, तो 2 कैलकुलेशन करने पड़ते आपको, है ना। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, देखो थ्योरी क्वेश्चन है अगेन। डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकता है क्या? यस, हमने पढ़ा हुआ डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट होता है, जैसे कि आर्क अपॉन लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता था एंगल, प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियंस। ऐसे ही सॉलिड एंगल पढ़ा था जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली मे हैव लिखा है इसलिए डेफिनेटली सही है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो 100 ऑसिलेशंस किए उसने 4 एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ओके, तो आपको द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज़ 1 सेकेंड। तो एरर कितना है, डेल्टा टी जो है 1 सेकेंड है। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, तो मीन टाइम कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 वैल्यूज़ दिए, तो चारों को ऐड करिए बाई 4 करो। ओके, तो ट्रू वैल्यू जो होगी 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92, ओके, डिवाइड बाई 4। तो देखो यहाँ पर 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 98/4 92 हो जाएगा। ये 90 तो सब में आने वाला ही था, तो जो सेकेंड डिजिट है 8/4 आ रहा है, तो 2 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ये तो 92 आना चाहिए। ओके, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, तो अभी इसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, है ना। तो अभी ट्रू वैल्यूज़, ये ट्रू वैल्यू आ गई आपको, तो इंडिविजुअल एरर्स निकालना पड़ेगा और उनका भी मीन लेना पड़ेगा। तो वो मीन एरर और ट्रू वैल्यू ये लिखते हैं। तो एरर 1 कितना हो गया, डेल्टा T1 आपको दिख रहा है 2 सेकेंड्स, डेल्टा T2 दिख रहा है आपको 91 माइनस 92 1 सेकेंड, डेल्टा T3 दिख रहा है आपको 2 - 5 3 सेकेंड्स, डेल्टा T4 दिख रहा है आपको 0, डेल्टा T4 0 है। तो ये हो गया 2 + 3 3 + 3 6 6/4 1.5 डेल्टा टी मीन जो होगा वो 2 + 1 3 3 + 3 6 6/4 1.5 दिखना चाहिए। तो 1.5 आपका दिख रहा है यहाँ पर। तो डेल्टा टी मीन 2 + 1 3 है, कोई बड़ा नंबर तो नहीं दिया। 90 91 95 92, 90 के लिए 2 सही है, 91 के लिए 1 सही है, 95 के लिए 3 सही है, 92 के लिए 0 सही है। ओके, और कोई वैल्यूज बच गई नहीं, 4 वैल्यूज ही ना, 1 2 3 4 सही है। तो इन सब का एवरेज लो तो नियरेस्ट आंसर आपको दिखेगा 1.5 जैसा। तो डेल्टा टी मीन 1.5 जैसा होना चाहिए। तो इसका नियरेस्ट आंसर यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर 1.5 आ रहा है, लेकिन आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज एरर जो है फर्स्ट 1 सेकेंड, तो ये एरर जो है 1 डिजिट का है, तो 1.5 का राउंड ऑफ करो तो आपको 1 डिजिट में कन्वर्ट करना हो तो 1.5 के बाजू वाला 5 के बाजू वाला नंबर ऑड है तो +1 करना पड़ेगा, तो 2 सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर देखो इसमें बहुत चालाकी से 1.8 दिया है, लेकिन 1.8 पे जाना नहीं है ना, 1.5 भी नहीं लिखना है आपको लिखना है 2 सेकेंड्स। सो यहाँ पर ट्रिक इज़ यू हैव टू यूज़ द राउंडिंग ऑफ टेक्निक को यूज़ करना है, वरना आप 1.8 चूज़ कर लेते, 1.5 का क्लोज है इसलिए, जो भी गलत आंसर हो जाता। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर टेकन डिटरमाइनिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ओके, कुछ डायमीटर दिया है, राइज ऑफ वाटर दिया है यूजिंग इस। ओके, फॉर्मूला भी दे दिया आपको, देखो फॉर्मूला भी दे दिया आपको। देन द पॉसिबल एरर इन सरफेस टेंशन इज क्लोज टू, तो परसेंटेज एरर पूछा गया, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। डेल्टा T/T इज डेल्टा R/R प्लस डेल्टा H/H प्लस डेल्टा G/G हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होता है वही आपका एरर होता है। तो यहाँ पर डायमीटर का जो एरर है वो डेल्टा D जो है वो 0.01, इसका लास्ट डिजिट पे ही एरर आ सकता है ना, वो इनएक्यूरेट टर्म है आपके लिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सिमिलरली इसका भी लास्ट डिजिट जो है वो भी 0.1, तो डेल्टा H जो होगा वो भी 0.01 होगा। यहाँ पर भी G को हमने यूज़ किया है, तो इसका भी 3rd डिजिट तक एरर आ रहा है, तो इसका भी डेल्टा G/G में डेल्टा G जो होगा वो 0.01 होगा, 0.01 होगा। तो इन वैल्यूज़ को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा G/G, डेल्टा R/R, डेल्टा तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है 1.25, 1.45 और 9.8, तो आपको आंसर कैलकुलेशन करने से इजीली आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हो डेल्टा R, सबका 0.01 तो आ ही रहा है ना, बाई R कितना है, डायमीटर का आधा, 1.25 का आधा लेना है आपको। ओके, तो 1.25 डिवाइड बाई 2 लिख दो आप, है ना,
प्लस हाइट वो दिया 1.45, तो आप लिखो 0.01 डिवाइड बाई 1.45 प्लस डेल्टा जी दिया हुआ है 0.01 बाई 9.8। ओके, आपको परसेंटेज में पूछा है, बहुत अच्छी बात है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब 100 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा हो गया, देखो ये 0.01 हर जगह 1 हो गया, तो ये 0.01 जो नंबर दिख रहा है वो 1 हो गया, 10⁻² मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो 1 हो गया। बस आपको 2 बाई 1.25 मतलब 2/5/4 है ना, तो 8/5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आ जाएगा 1/1.45, यहाँ पर हो जाएगा 1/9.8। सो ये 0.1 के आसपास, ये 1/3/2 2/3.67 के आसपास, और ये 8/5 मतलब 1 के थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसे आप अप्रॉक्सीमेशन करके कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो और इसको कैलकुलेट करके नियरेस्ट आंसर को मैच करा सकते हैं। ओके तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका 1.5% के अप्रॉक्सीमेटली। देखो ये जो है 2/5/1.25, 2/1.25 कितना हो जाएगा, क्लोज अबाउट 1 है ना, बिकॉज 2/5/4 तो 4 ऊपर आ जाएगा, 8/5 इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 1.7 ऐसा कुछ आ जाएगा है ना, तो 1.5 के आसपास आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको ऐसे ही सोचना है, ये जो है बहुत छोटा नंबर है 1/1.45, ये 1/10 तो 0.01 ऐसा, तो इन सबको ऐड करते अप्रॉक्सीमेटली 1.5% आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 1.5% अप्रॉक्सीमेटली। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 22। Speed, acceleration, force are considered as the fundamental quantities. The dimension of Young's modulus. Okay. Young's modulus निकालना है आपको by taking speed power A, acceleration power B and force power C. इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हुए नए सिस्टम में इनको लिखना है, ऐसा बोला गया है। तो डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस, पहले तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन बताना है। ओके इनके टर्म्स में, एफ, ए और वी के टर्म में। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो सबके एमएलटी फॉर्मेट्स लिखते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है, ओके यंग्स मॉडुलस से प्रॉपर्टी मटेरियल होती है जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, जिसका यूनिट प्रेशर जैसा होता है। इट्स सिमिलर टू प्रेशर बट इट्स ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो यहाँ पर प्रेशर का यूनिट लिख देंगे, यहाँ पर इनके पावर्स लिखेंगे और पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, अपॉन स्ट्रेन जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ओके तो यहाँ पर आप m L-1 T-2 लिख रहे हैं जो प्रेशर का MLT फॉर्मेट है, जो प्रेशर का MLT फॉर्मेट है, इक्वल टू सम कांस्टेंट V LT-1 होल पावर A, LT-2 होल पावर B, MLT-2 होल पावर C। तो इसको इस तरह हमने लिख दिया। पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, m के पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में है नहीं, c। ओके c हो जाएगा, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। l के पावर्स कंपेयर करते हैं, -1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और टाइम के पावर्स कंपेयर करते हैं, -2 इज इक्वल टू -a -2b एंड -2c। तो इन तीनों को सॉल्व करना है। सी की वैल्यू तो आपको पता चल गई, सी की वैल्यू तो पता चल गई, तो दोनों में सब्स्टिट्यूट कर लो, दो इक्वेशन बचेंगे। देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो ए कट जाएगा, देखो -a प्लस ए कट जाएगा, ऐड करने से -3 हो गया, -3 ऐड करने से b -2b माइनस b, c -2c माइनस c। बट c की वैल्यू तो आपको पता है 1 है, तो -1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आप उसको सब्स्टिट्यूट करने से आपको b की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी -2। तो b आ गया -2, c आ गया 1, c आ गया 1। अब बचा a। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते, यहाँ पर -2 + 4 और 2 × 1 -2, 4 - 2 2, 2 इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पर पावर 4 आ जा रहा है, पावर 4 आ जाएगा, v के पावर -4 आता हुआ दिख रहा है आपको। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें v के पावर 4 हो, -4 हो, b के पावर -2 हो और c के पावर 1 हो, ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर
4 से मैच होता हुआ दिख रहा है। बी के वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू +2 आएगी बेटा, सॉरी माइनस बी है ना, तो ये -2 आएगा, माइनस बी इक्वल -2 आएगा, बी की वैल्यू +2, तो बी की वैल्यू +2, देन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते, तो -4 इधर जाके +4 2 हो गया, ये इधर आके आपको -4 आ जाएगा वापस 2, ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आके -4 के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को ऑप्शन नंबर 3 से दिख रहा है। ए की वैल्यू सॉल्व करने से क्या आ रही है आपको, देखो इन बी और सी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए की वैल्यू -4 दिखेगी आपको, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या हो गया -4, इधर आके +4 हो गया, यहाँ पर 2 की -2 उधर इसको ले आओ, तो आपको -4 दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा 3। Let's go to the question number 23. The least count of main scale and screw gauge is given. The minimum number of divisions its circular scale requires to measure 5 micrometer diameter of varies. तो ये आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है, लीस्ट काउंट कितना दिया है 5 माइक्रोमीटर। अब लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ a screw gauge is given and the minimum number of circular division on a circular scale to measure 5 micrometer diameter of a wire is minimum number of divisions on circular scale। तो सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन हो, तो ये 1 mm जो है आपका पिच है, ये क्या है बेटा पिच, तो 1/n है ना, ये 10⁻³ मीटर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻6 मीटर इज इक्वल 10⁻³ मीटर बाई n, where n इज द सर्कुलर स्केल डिविजन्स। कितने सर्कुलर स्केल डिविजन्स है, एक पूरा सर्कुलर स्केल डिवीजन 0 से 100 डिवीजन हो, तो 100 डिवीजन घुमाने से 1 mm चल रहा है, उसको पिच बोलते हैं। तो पिच दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, सर्कुलर स्केल डिवीजन निकालने हैं, तो इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो ये 10⁻³ हो जाएगा बाई 5, दैट इज़ 10 × 100 बाई 5, 5 जाएगा 2 टाइम्स, n की वैल्यू मेरे को दिख रही है 200, n की वैल्यू मेरे को दिख रही है 200, तो 200 इज ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 से मैच होता हुआ दिख रहा है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ए क्यूब मास एज, क्यूब है तो लेंथ सब सेम होगा, एल 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 हर जगह सेम होगा, और मास दिया हुआ है, मास और लेंथ दिए हुए। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेल्टा रो बाई रो इज़ डेल्टा एम बाई एम, इसको मैं मास अपॉन एल क्यूब लिख सकता था, तो +3 × डेल्टा एल बाई एल, बस। अब परसेंटेज में नहीं पूछा, वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एम कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.1, और मास कितना दिया है 10, ओके 0.1/10 प्लस यहाँ कितना दिया लेंथ 3 × एरर जो दिया है 0.01 दिया हुआ है, और लेंथ दिया है 0.1, ओके। तो ये हो गया आपका 0.1/10, ये 0.1 मतलब इसको 10⁻², इसको 10⁻1 लिख सकते हो, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये 3 × 10⁻1 दैट इज़ 1.10 ऊपर जाएगा तो 0.1 हो जाएगा, 3 × 0.1, ओके। तो ये 0.3 प्लस 0.01 0.31 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। लेकिन ये जो है एरर मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, ये केजी है, मीटर है, तो केजी पर मीटर क्यूब में लाना है। तो यहाँ पर सब कुछ सही लिखा हमने। तो 0.31 जो है आपका डेल्टा रो बाई रो है, सॉरी, तो ये आपको डेल्टा रो बाई रो नहीं पूछ रहा है, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, तो डेंसिटी का एरर पूछ रहा है, डायरेक्टली डेल्टा रो पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है, रिलेटिव एरर नहीं पूछ रहा है। तो डेल्टा रो जो हो जाएगा, तो पहले तो रो निकाल लेते हैं। मास कितना दिया 10, वॉल्यूम लेंथ कितना दिया है 0.1 का क्यूब,
मतलब 1/10 का क्यूब 10^4 हो जाएगा, 10 × 10^3 दैट इज़ 10^4 हो जाएगा kg/m³ में, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा रो तो आपको आ गया 0.31, बट ये तो क्या हुआ, रिलेटिव एरर हुआ। हमको पूछा है डेल्टा रो कितना है, तो डेल्टा रो जो हो जाएगा वो 0.31 × 10^4 हो जाएगा, जो डेंसिटी की वैल्यू है, जो डेंसिटी की वैल्यू है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3100 kg/m³। सो बच्चों ध्यान रखना है, रिलेटिव एरर नहीं पूछा है, वैल्यू पूछिए। रिलेटिव एरर होता है तो यूनिट नहीं होता, तो ऑप्शन देख के यूनिट दिख रहा है तो उसका ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन कौन से मैच हो रहा है, अच्छा ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। देखो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 25। 4 सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बिलो, है ना। बहुत सारी क्वांटिटी दिए, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, तो ये आपको आइडिया दे देता हूँ कैसा करना है ना। A1 B1 C1 दिया हुआ है, A2 B2 C2 दिया है, A3 B3 C3, A4 B4 C4, ऐसा बहुत सारा डाटा दिया हुआ है आपको। 4 डाटा दिया है, तो चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा मैंडेटरी टू वेरीफाई विच वन इज़ करेक्ट। तो आपको देख रहे हो सब में A1 B1 C1 को ऐड किया हुआ पहले 2 ऑप्शन में है, तो उनको पहले ऐड कर दो आप, बाद में देख लो क्या वो A2 B2 C2 के इक्वल है या बड़ा है छोटा है। सिमिलरली A3 B3 C3 को ऐड कर लो, A4 B4 C4 को भी ऐड कर लो, A4 B4 C4 को भी ऐड कर लो। उसके बाद कंपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन इज़ अबाउट कंपेरिजन बाय डूइंग मैनुअल कैलकुलेशन। थोड़ा टीडियस क्वेश्चन है, सो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है। A1 + B1 + C1 राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। इसमें देखो 4 डिजिट है, इसमें 3 है, अच्छा करना भी पड़ेगा, इसमें 4 है। तो इसका पहले तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। A1 + B1 + C1 करोगे तो 3 में लिखना है। अब देखो A2 B2 C2, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो इसका 4 डिजिट में आंसर लिखना पहली बात। इसमें 3, इसमें बहुत सारे है, इसमें भी बहुत सारे है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर लिखना है। इसमें 3 है, ये बहुत सारे है, ये 2 है, तो इसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है पहली बात। तो पहले तो इनको ऐड करो और इन नंबर्स में राउंड ऑफ करना है, इन नंबर्स में राउंड ऑफ करना है। 2 3 4 में, पहले वाले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और लास्ट वाले में 2 डिजिट पे आंसर को पहले कन्वर्ट करना है। उसके बाद कंपेयर करना है। पहले ही कंपेयर करो तो शायद ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर आप कंपेयर करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ट्राई करके घर जाके ट्राई कर सकते हो आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड दैट A4 + B4 + C4 इज लेस देन A2 + B2 + C2 and this is greater than A1 + B1 + C1 and A1 B1 C1 और A3 B3 C3 शायद पहली बार में आपको इक्वल ना दिखे, बट राउंड ऑफ करने के बाद इक्वल दिखे। इसका भी ध्यान रखना, राउंड ऑफ करने के बाद चेक करना है। ओके, सो आई होप ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लोगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वांटिटी x इज गिवन बाय IFV²/WL4 इन दिस टर्म्स। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसका अभी के लिए आप याद रख सकते हो। यूनिट है kg/m²। इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। रोटेशन का कष्ट दिखाता है। ओके, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू रोटेट अ बॉडी। इफ I इज़ मोर, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रोटेट अ बॉडी। ओके, सो I kg/m² इसका यूनिट है, मतलब ml² इसका यूनिट हो जाएगा। ml² इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। देन F फोर्स आपको पता है, V वेलोसिटी होगी, W वर्क है और L लेंथ है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ X इज सेम एज दैट ऑफ द, तो X की वैल्यू क्या होगी ऐसा पूछ रहा है। तो पहले तो X ऐसा लिखा गया है, मैं यूनिट से भी देख सकता हूँ, है ना। तो I का यूनिट kg/m² है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, F का न्यूटन है। ओके, V² का मतलब m²/s² हो जाएगा। मीटर/सेकंड होता है ना, मीटर/सेकंड होता है, तो मीटर/सेकंड होल स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो वर्क का होता है जूल, जूल को लिख सकते हो न्यूटन मीटर। ओके, और लेंथ का पावर 4 मतलब m⁴। अब देखो m⁴ कहाँ कट सकता है, मैं उन चीज़ों को काट रहा हूँ जिसका सिमिलर दिख रहा है। तो यहाँ पर m⁴ काट के m⁴ से काट दिया, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। जूल को न्यूटन मीटर लिखा, तो न्यूटन कट गया, न्यूटन मीटर कट गया। तो ये x का वैल्यू
kg by मीटर आता हुआ दिख रहा है, मास पर यूनिट लेंथ आता हुआ दिख रहा है, बट इंटू 1/सेकेंड स्क्वायर भी है, इंटू 1/सेकेंड स्क्वायर भी बचा हुआ है यहाँ पर, और कुछ बचा है देखो है ना। तो kg अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मतलब kg का m l पावर -1 और t पावर -2, m l-1 t -2, ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला किसका है चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने डिराइव किया था, F = 6 पाई ईटा RV, एक क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसका MLT फॉर्म m l-1 t -1 आता है। तो क्या वो सेम आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो फोर्स कांस्टेंट, अब फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ, फोर्स कांस्टेंट कह सकते हो आप। तो फोर्स अपॉन यूनिट लेंथ मतलब L का वैल्यू आना नहीं चाहिए, बट इसमें L आ रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट में फोर्स कांस्टेंट आता है F/L, तो F = kx करके एक फॉर्मूला आएगा आपको आगे। तो फोर्स = स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ, तो k की वैल्यू F/x, फोर्स अपॉन लेंथ है, तो न्यूटन पर मीटर जैसा फॉर्मूला कह सकते हो। तो वो यहाँ पर मैच होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी जूल पर मीटर क्यूब, मतलब न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये प्रेशर का फॉर्मूला है? हाँ, ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, और एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर का ही यूनिट आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसको भी मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की तरह लिख सकता हूँ। ओके, इसका MLT फॉर्म क्या हो गया? देखो न्यूटन का ml t - 2 / L², तो यहाँ आ जाएगा m l-1 t - 2। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, m लेंथ का, ये लेंथ है तो उसका l पावर -1 सेकेंड स्क्वायर मतलब t पावर -2। तो ये एनर्जी डेंसिटी से मैच हो रहा है। ये एनर्जी डेंसिटी आपके लिए नया टर्म है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब, तो न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर का यूनिट है। और यहाँ पर इस पूरे टर्म का जो बड़ा सा टर्म दिया है, उस टर्म का भी यूनिट पास्कल आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का सही नहीं होगा, बिकॉज जूल इंटू सेकेंड आता है, तो वो जूल इन सेकेंड नहीं है यहाँ पर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिजिकल क्वांटिटी Z डिपेंड्स अपॉन 4 ऑब्जर्वेशंस, ये इजी क्वेश्चन है। पावर दिया हो तो डायरेक्टली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा Z/Z में लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 2 टाइम्स डेल्टा A/A दैट इज़ 2, ये दिया हुआ है डेल्टा A/A का परसेंटेज। ओके, ये डेल्टा B/B का दिया हुआ है, ये डेल्टा C/C का दिया हुआ है, और डेल्टा D/D का 2.5 दिया हुआ है। डेल्टा D/D का 2.5% दिया हुआ है। तो आपको ये तो दिख ही गया, 1.5 इंटू 2/3, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये परसेंटेज कितना है 1.5, प्लस C का पावर कितना है 1/2 इंटू परसेंटेज कितना है 4, D का पावर कितना है 3, तो 3 डेल्टा D/D, डेल्टा D/D 2.5 है, 2.5% दिया हुआ, 3 इंटू 2.5। तो यहाँ पर देख सो 4, ये 3/2 है, 3 3 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 + 1 5 + 2 7, 7 + 7.5 14.5 आ जाएगा आपको। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो रहा है ना। बस 14.5 इसका कैलकुलेशन इजीली आ जाएगा। 2 2 ज़र 4, 2/3 और 3/2 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 3 इंटू 2.5 7.5 हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। देखो तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ओके, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती ना भी हो, बट मे भी बोला है, मस्ट भी करेक्ट बोला था तो गलत होता। सेकेंड, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, तो यस मे बी इनकरेक्ट भी सही है ना।
डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, डायमेंशनली सही नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है ना। इधर इस तरफ जूल आ रहा है, इस तरफ न्यूटन आ रहा है, कैसे मैच हो सकता है ना, इलॉजिकल थिंग है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 29। एसर्शन दिया हुआ है तो आपको टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन, फॉर्मूला दे दिया सरफेस टेंशन पे, डेंसिटी पे, आर के पावर, डायमेंशनल करेक्ट, वेयर के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रीजन डायमेंशन एनालिसिस वी गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन दैट ऑफ द टाइम पीरियड। तो पहले तो इसका यूनिट्स चेक कर लेते हैं अगर मैच हो रहा हो तो। इसका तो आपको पता है सेकेंड्स है, डेंसिटी का पता है kg पर मीटर क्यूब है, kg पर मीटर क्यूब है। आर क्या दिया हुआ है आपको, मीटर, रेडियस दिया हुआ है तो मीटर क्यूब है। एस क्या दिया, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का MLT फॉर्म होता है फोर्स अपॉन लेंथ जैसा, फोर्स अपॉन लेंथ जैसा, तो MT - 2 है। तो सबको MLT फॉर्म में लिखते हैं। डेंसिटी का आप लिखोगे ml - 3 इंटू रेडियस का L⁻1 होल क्यूब है, रेडियस का R क्यूब दिया हुआ है, इसको अंडर रूट में ले रहे। बाद में दिया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ दैट इज न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन का MLT - 2 डिवाइड बाई L, तो MT - 2, इसका MLT फॉर्म हो जाएगा MT - 2। तो यहाँ पर MT - 2 होल पावर 3/2 ऐसा दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करो, क्या ये सेकेंड्स के बराबर आ रहा है, नहीं आता हुआ दिखेगा, बिकॉज देखो L3 कट गया, M बचा ऊपर, M पावर 3/2 T पावर -2 -3 बचेगा, -3 ऐसा बच रहा है। क्या ये 1/सेकेंड है, नहीं, मास का टर्म भी बच रहा है और सेकेंड का भी प्रॉपरली कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। बोथ आर इम्बैलेंस, देयर इज इम्बैलेंस इन द डायमेंशंस। सो स्टेटमेंट सही है कि भाई इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस इफ यू गेट RHS हैविंग डिफरेंट डायमेंशन दैट ऑफ द टाइम पीरियड। सो ये गलत है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन वेयर के इज डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं तो पहली बात तो गलत हो गई, assertion is wrong, assertion is false, okay, but reason is correct, we get RHS having different dimensions that of the time period, ये true है, ये true है, okay। तो 29th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेयर assertion is wrong, reason is correct, assertion is wrong, reason is correct। सो ऐसा ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिखता हुआ दिखेगा, ओके। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 30। आउट ऑफ 3 मेजरमेंट्स, 3 मेजरमेंट दिए हुए, द लास्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट, है ना, जिसका लास्ट डेसिमल तक दिया गया है, इसमें 3 डेसिमल तक दिया है। इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द नॉट एक्यूरेटली नोन। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट्स है ना, दोनों ही सही स्टेटमेंट्स है और रीज़न भी सही दिया हुआ है। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज वैलिड रीजन फॉर द एक्सप्लेनेशन इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 31। NM इज नॉट सेम एज द M कैपिटल N। देखो यहाँ पर NM है, N तो नैनोमीटर की बात हो रही है और यहाँ पर कैपिटल N तो न्यूटन की बात हो रही है, ये तो सही बात है। तो NM इज 10⁻⁹, MN इज 10⁻³ न्यूटन, तो दोनों ही सही है और रीज़न भी सही है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है, ओके। तो ये इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई दोनों अलग चीज़ें, एक तो यूनिट्स बता रहा है, एक तो मिली न्यूटन बता रहा है, एक नैनोमीटर बता रहा है, ओके। तो नैनो में 10⁻⁹ आएगा, वो N और ये कैपिटल N को कन्फ्यूज मत करना। साइंटिस्ट के नाम से कभी भी यूनिट्स आते हैं ना तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसको याद रखना। कैपिटल J फॉर जूल्स, कैपिटल N फॉर न्यूटन, है ना। प्रेशर में पास्कल, P कैपिटल होता है, ओके। सो साइंटिस्ट का नाम जब भी आ जाए जनरली यूनिट में वो पहला लेटर कैपिटल होता है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड हैज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड हैज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी बिकॉज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड पर्टिकुलर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का यूनिट क्या होगा,
डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला nth सेकंड के लिए u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 ऐसा दिखता है ना। तो एक्चुअली वो u नहीं होता, u इंटू टी होता है, लेकिन वो t 2 सेकेंड्स का डिफरेंस है, मतलब 2 पर्टिकुलर डिफरेंस टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। वो टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, तो 1 लिखा गया है लेकिन वो टाइम आपको दिख नहीं रहा है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड हैज़ द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। रीज़न, इसका रीज़न दिया हुआ है बिकॉज इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकंड, तो रीज़न सही दिया हुआ है और डायमेंशन दिखने में ऐसा दिखेगा बट रियल में डायमेंशनली करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपका एसेंथ का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 ऐसा फॉर्मूला आपको काइनेमेटिक्स में सीखने को मिलेगा। तो u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, तो s इक्वल u दिख रहा है, तो आपको लग रहा है दोनों कैसे मैच हो रहे हैं। एक्चुअली वो u इंटू 1 है, तो 1 जो है 1 सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, वो सेकेंड कट रहा है, तो मीटर ही मैच हो रहा है ना। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ग्रेडियंट हैज़ द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब भी मैंने बोला ग्रेडियंट आता है तो पर यूनिट लेंथ लेना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाई डी वाई लिखते हैं हम लोग। तो यूनिट वाइज देखो जो तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो 1 बाई सेकेंड। क्या ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है? येस, 1 बाई सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हर्ट्स भी बोलते हैं हम लोग, तो ये ट्रू है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, ये भी सही है ना। यही तो डेफिनेशन है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो दोनों ही सही स्टेटमेंट्स है और दोनों ही रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। 34 पे देखो, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर 3% 2% रेस्पेक्टिवली, देन एरर इन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इज 5%। देखो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको पता है, बट ये इसका रीज़न तो हो ही नहीं सकता। एरर क्यों है उसका फॉर्मूला यहाँ थोड़ी दिया है, तो एरर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा d बाई डी प्लस डेल्टा t बाई टी, है ना, ये होना चाहिए। तो ऐसा कोई रीज़न यहाँ रीज़न नहीं दिख रहा है ना। ये सही है, 3 और 2 को ऐड करना है ना। तो यहाँ पर डेल्टा v बाई वी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा d बाई डी आपको 3% दे दिया, डेल्टा t बाई टी 2% दे दिया, तो 5% सही आंसर है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट वो रीज़न वैलिड रीज़न नहीं है, एज ए स्टेटमेंट सही है वो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिखेगा आपको, है ना। तो अगर रीज़न भी वैलिड रीज़न होता स्टेटमेंट 1 का, तो ऑप्शन ए सही होता। ये वैलिड रीज़न नहीं है, जस्ट तो फॉर्मूला डेफिनेशन है वेलोसिटी का। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 35। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो पोटेंशियल वर्क डन इक्वल तो है ही नहीं, पोटेंशियल को डिफाइन किया गया वर्क अपॉन चार्ज, मतलब जूल पर कुलम या जूल पर एम्पियर सेकेंड लिख सकता हूँ, बिकॉज कुलम को I इंटू टी लिख सकते हो। इसका MLT फॉर्म ml स्क्वायर टी माइनस 2 a पावर -1 और -1 टी पावर -3 हो जाएगा, मतलब ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर ml स्क्वायर टी माइनस 3 a माइनस 1, ये तो असर्शन सही है। रीज़न, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो लेटर वो खा गए वो लोग, है ना। इस तो पर यूनिट चार्ज नहीं दिया, तो रीज़न सही नहीं है, असर्शन सही है, रीज़न सही नहीं है। ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिखेगा, तो सी का रीज़न है असर्शन इज सही, रीज़न इज फॉल्स। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 36। देखो यहाँ पर आपकी बुक में इसको अल्फ़ा बीटा गामा दिया होगा। सो यहाँ पर टाइपिंग में हमने इसको ABG लिखा हुआ है। ओके, सो इट्स द सेम थिंग। सपोज 2 स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मेक ए न्यू मेजरमेंट इन द सिस्टम सच दैट दे कैन यूज इट लाइक ए कोड। द मेजरमेंट सिस्टम एंड अदर डू नॉट अंडरस्टैंड इट। हमने एक कोडिंग सिस्टम बनाई कि हम जो बातें करें वो आपको समझ में नहीं आए, वैसा कुछ इन्होंने ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने कुछ यूनिट सिस्टम लिए और उसको अलग यूनिट सिस्टम में लिया है, तो इसको N1 U1 N2 U2 वाले टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इन्होंने नया सिस्टम जो लिया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, ये अपना स्टैंडर्ड होता है, 1 किलोग्राम 1 लेंथ 1 मीटर लेंथ 1 सेकेंड टाइम।
उनकी जगह उन्होंने मास को a kg लिया है। मास को कितना लिया है? a kg। आपकी बुक में शायद अल्फा लिखा हो तो भी उसको a अभी के मान रहे हैं। a kg लिया हुआ। यूनिट ऑफ लेंथ एज b मीटर्स, लेंथ को b मीटर लिया हुआ है। आपकी बुक में बीटा भी हो सकता है। टाइम को गामा लिया हो, गामा को यहाँ पर हम g, इस ऑप्शन में g दिख रहा है। ओके, सो वी विल टेक इट एज g। दे कॉल्ड पावर्स इन न्यू सिस्टम एज ACME। पावर को अब पहले तो कंपेयर कर लेते इनको क्या बोला जाता है। ओके, पावर को ACME बोला गया। देन मैच द स्टेटमेंट्स इन 1 and 2। तो मास की जगह क्या लिखना है आपको? मास की जगह 1 kg/A लिखना है, मतलब a पावर -1 लिखना है। ओके, मास की जगह a पावर -1 लिखना होता है। अगर मास को कंपेयर कर रहे हो, उनके मास में a है तो a इंटू उनका यूनिट इज इक्वल टू 1 इंटू kg, तो 1/a हो जाएगा, मतलब a पावर -1 हो जाएगा। देन लेंथ को क्या लिखना है आपको? 1/b लिखना है, दैट इज b पावर -1। टाइम को क्या लिखना है? गामा बोला है या g बोल देते यहाँ पर, 1/g हो जाएगा, 1 सेकेंड/g सेकेंड्स, तो g पावर -1 हो जाएगा। तो अभी बोल रहा है कि नए सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होगी। तो न्यूटन का MLT -1 होता है, तो m जहाँ दिखे वहाँ पर a पावर -1 लिखना है, l जहाँ दिखे वहाँ पर b पावर -1, t जहाँ दिखे वहाँ पर g पावर -1, तो -1 का स्क्वेयर -1 होल पावर -2, तो g पावर 2 हो जाएगा। तो 1 न्यूटन लिखना चाहूँगा तो इस सिस्टम में क्या लिखूँगा? m मतलब a पावर -1, l मतलब b पावर -1, t मतलब g पावर -1 होल स्क्वेयर होल पावर -2। MLT -2 होता है फॉर्मूला फोर्स का, तो यहाँ से आ जाएगा न्यूटन। 1 न्यूटन इज a -1 b -1 g पावर +2, g पावर +2, a -1 b -1 g पावर +2। ऐसा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो 1 का b होना चाहिए। 1 का b देखो ये एक आसान तरीका हो गया ऑप्शन देख के। पहले ही ऑप्शन 1 का b दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन 1 का b दिख ही नहीं रहा है। पहले ही ऑप्शन 1 का b दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में b नहीं दिख रहा है। बट आप ट्राई करिए बाकी भी सॉल्व करके। मैं आपको लास्ट वाला बताऊँ, ACME इन वॉट। ACME का मतलब उन्होंने पावर बोला है, तो पावर बोला गया, तो पावर को उन्होंने नाम दिया ACME, तो डरो मत, पावर है बस, है ना। तो पावर को क्या लिखते हैं आप? जूल पर सेकेंड लिखते, मतलब ml² t - 3, ml² t - 3 लिखते आप। तो वही चीज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो m की जगह a पावर -1, l² की जगह b पावर -1 होल स्क्वेयर, t पावर -3, g के पावर -1 होल पावर -3। तो ये आपको आंसर क्या दिखेगा? यहाँ से सॉरी, ये आपका वॉट में पावर होता, सॉरी वॉट होता, तो इसको वॉट, इसको बोल रहे वॉट को क्या लिखते हैं इनके टर्म में, उल्टा पूछ रहा है, तो इसको पावर्स को उल्टा करना पड़ेगा। ये बोल रहा है ACME इन वॉट, ये तो होगा पावर इन ACME, पावर को ACME बोलते हैं, तो वो उन्होंने ये लिखा है। तो हमारे टर्म में क्या होता है, इसका उल्टा होता। ये क्या लिखा हमने? पावर वॉट इन ACME, बट वो पूछ रहे ACME इन वॉट, तो ये पावर्स को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब 1 ACME इज इक्वल टू a पावर -1 b पावर -2 g के पावर +3 वॉट्स। तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? वो उधर लेके जाओ, पावर्स उल्टा हो जाएंगे। a पावर +1 b पावर +2 g पावर -3। ऐसा ऑप्शन मेरे को d से मैच होता दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। बाकी तो ईजी है, 1 जूल को आप इजीली कर सकते थे, बिकॉज इसमें पावर जब कहा तो जूल भी किया हुआ है ना। तो पास्कल भी आप इजीली निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से, तो ये टर्म्स तो आप इजीली निकाल सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आएगा, आप ट्राई कीजिए, है ना। चाहे तो मैं पास्कल का बता देता हूँ। पास्कल का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको इसको यूनिट्स पता है ml -1 t - 2। m की जगह ml -1 t - 2, m की जगह लिखना है a पावर -1, b की जगह लिखना है b पावर -1 होल पावर -1 है इसके पावर, t की जगह लिखना है g के पावर -1 होल पावर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा a -1 b +1 g +2। ऐसा ऑप्शन आपको प्रेशर का आ जाएगा, प्रेशर का आ जाएगा a -1 g। तो आंसर तो आपको पहले ऑप्शन से ही दिख गया था, है ना। तो इसका प्रेशर का a -1 b1 g पावर 2 से ऑप्शन सी से मैच होता है, तो ये प्रेशर का आ गया, है ना।
जूल का तो यहाँ से दिख रहा है आपको पावर A-1 ml/t -2 करना है, ml²t-2 करना है, तो जूल का तो आप इजीली निकाल पाओगे मेरे को लग रहा है। तो आपको जो टफनेस लगेगी शायद प्रेशर का, वो भी मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन। तो क्वांटिटीज मैंने यहाँ डाली हुई है बिकॉज बहुत सारी क्वांटिटीज दी हुई है, तो ध्यान से देखना है बस। तो पहले सिंपल चीज़ पे आते हैं, R = V/I। ओके, V/I करंट हमको पता है, रेसिस्टेंस, तो उसका MLT फॉर्म आपने पहले सीखा हुआ है। तो वोल्ट का देखो, वोल्ट का यूनिट होता है, वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जूल पर कुलम, कुलम क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। तो जूल पर एम्पियर स्क्वेयर सेकेंड ऐसा आ जाएगा, बिकॉज करंट क्या है? एम्पियर है, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको इनके यूनिट्स मैच कराने हैं। तो पहले R = PV/NT, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। PV होता है एनर्जी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर का होता है Nm/m², और वॉल्यूम का होता है, देखो मैं लास्ट स्टेप से चालू करा रहा हूँ, ये आपके लिए नया टर्म है, इसलिए R = PV/NT। P का हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर का मतलब Nm/m², इंटू, मैं यूनिट्स MLT फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन में यूनिट्स के फॉर्म में दिए, तो यूनिट्स के फॉर्म में करो, जल्दी हो जाएगा आपका, है ना, दैट विल सेव योर टाइम। MLT में करो, वापस उसको यूनिट के बारे में सोचो, इससे अच्छा यूनिट में लिख दो फटाफट, है ना। ये मीटर क्यूब दिख रहा है भाई, ये N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर इन केल्विन, तो ये हो जाएगा Nm/mol/Kelvin। तो देखो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, तो जूल मोल केल्विन, ये हो जाएगा जूल पर मोल केल्विन। तो देखो ऑप्शन 4 का मैच हो रहा है ए के साथ, इसका मैच हो रहा है ए के साथ, ऑप्शन 4 मैच हो रहा है आपका ए के साथ। आई होप इट्स क्लियर, ए के साथ मैच हो रहा है। ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स का MLT -2 पे नोट जाओ, Nm/Coulomb, Nm/Coulomb, Nm/Coulomb को लिख सकते हो Nm/एम्पियर/सेकेंड, ऐसा कोई ऑप्शन दिखना चाहिए आपको। Nm/Coulomb, डायरेक्टली Nm/Coulomb भी दिया हुआ है, और अच्छी बात है, ये भी दिख गया आपको। तो 2 का आंसर C मैच हो रहा है, 2 का आंसर आपको C के साथ मैच होता हुआ दिखेगा, 2 का आंसर C के साथ मैच होता हुआ दिखेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर I = Gme/r², वेयर I इज इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, यहाँ टर्म है Gm/r² इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जो आपने शायद ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में 9th में पढ़ा होगा, G = Gm/r², तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ओके, I लिखा हुआ है, उससे डरो मत, I इज़ नथिंग बट सेम थिंग, इंटेंसिटी मतलब कितना इफेक्ट देख सकता है। ओके, तो यहाँ पर G दिया हुआ, M दिया हुआ, R दिया हुआ है, तो इसका यूनिट तो आपको पता है मीटर/सेकेंड स्क्वायर है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर है। तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन यूनिट है, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो मैं इसको Nm/kg से इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन सी से Nm/kg, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, Nm/kg, बिकॉज ये मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो Nm/kg भी इसका यूनिट हो सकता है। ओके, देन जो बचा हुआ है वो इसका रेसिस्टेंस, क्या बचा हुआ है आपका भाई? वोल्टेज। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ओम को यहाँ पर ओम के टर्म में दिया ही नहीं है, बट किसी और टर्म में दिया है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ऊपर वो भी डायरेक्ट दिया हुआ है, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, एम्पियर का ए, तो ये भी आपको डायरेक्टली ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे इसके। तो ऐसा आंसर आपके आंसर की से देखो क्या दिखना चाहिए आपको, BCDA, BCDA आपके आंसर में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 पे, BCDA इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 3। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। Yes, okay, so I hope you enjoyed the session and keep learning, stay motivated, have a great day, bye bye.